6 अगस्त 1945 ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी के समय से गुजर रही थी। जापान के हिरोशिमा शहर पे साफ आसमान और खिलखिलाती धूप निकली हुई थी। उस दिन की वेदर रिपोर्ट भी माने तो उस दिन का मौसम साफ था और चारों तरफ शांति थी। मगर ये शांति ज्यादा देर तक सीमित नहीं रही, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद अचानक से आसमान में यूएस एयरफोर्स के 2 बॉम्बर प्लेन हिरोशिमा शहर के ऊपर मंडराने लगते हैं। जिसके बाद जो भी हुआ उसकी कल्पना शायद से किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि दोनों ही बॉम्बर्स प्लेन ने बिना किसी देरी के अपने पेलोड को ड्रॉप किया और जब तक नीचे खड़े लोग कुछ भी समझ पाते तब तक पूरा हिरोशिमा शहर आग की राख में बदल चुका था। सिर्फ चंद मिनटों में 66,000 लोग मारे गए और ये सारा कुछ यूएस एयरफोर्स के 2 बोइंग B-29 बॉम्बर्स प्लेन द्वारा किया गया था, जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को ड्रॉप किया था हिरोशिमा शहर के ऊपर। मगर ये बॉम्बिंग ऑपरेशन बस यहीं तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि 8 अगस्त को यूएस एयरफोर्स द्वारा एक और बॉम्ब ड्रॉप किया गया। इस बार का टारगेट जापान का नागासाकी शहर था और इस बॉम्बिंग में कुल 78,000 लोग मारे गए। इन दोनों ही बॉम्बिंग ऑपरेशन में कुल 1,45,000 लोग चंद मिनटों पे मारे गए थे। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो बॉम्बर्स वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हवा से ग्रेनेड फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिनका निशाना 100 में से एक बार लगता था, उनसे वर्ल्ड वॉर 2 में 1.5 लाख लोग मारे जाएंगे। और आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बॉम्बर प्लेन से मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा घटा नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ा है। जापान बॉम्बिंग पहली बार नहीं था जब बॉम्बर्स प्लेन का इस्तेमाल किसी सिटी को बॉम्ब करने के लिए किया गया हो, और ना ही ये आखिरी बार था, बल्कि इन प्लेन्स का इस्तेमाल 1910 से ही किया जा रहा है और यहाँ तक कि आज तक इन प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर, ईरान इराक वॉर या हाल ही में चल रही रसिया यूक्रेन वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान अगर हुआ है तो इन वॉर्स में हुआ है, और ये नुकसान का कारण सिर्फ ये बॉम्बर्स प्लेन है। आप इन फोटो को देखिए, आपको क्या लगता है इन शहरों के साथ आखिर क्या हुआ होगा? बिल्कुल, यहाँ पे कोई आंधी या तूफान नहीं आया है, बल्कि यहाँ पे किसी अमेरिकन या रशियन बॉम्बर्स ने बॉम्ब को ड्रॉप किया है, जिसकी वजह से इन शहरों की आज ये हालत हो चुकी है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि आखिर ये बॉम्बर प्लेन कितने खतरनाक होते हैं और रियलिटी में भी इनके यूजेस से कितना नुकसान हो सकता है। और शायद यही कारण है कि आज हर बड़ा देश ये कोशिश कर रहा है कि वो एडवांस बॉम्बर को डेवलप कर सके, ताकि उनके पास भी ऐसी मास बॉम्बिंग करने की कैपेबिलिटीज हों। पर आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बॉम्बर्स प्लेन होते क्या हैं और आज के वक्त में कौन कौन से देश के पास ये प्लेन्स हैं। बॉम्बर्स प्लेन यानी वो लड़ाकू विमान जो डायरेक्ट एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं करते, बल्कि इनका इस्तेमाल एयर टू ग्राउंड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। बॉम्बर्स प्लेन के कई प्रकार होते हैं, पर इसमें 2 सबसे मेन टाइप के बॉम्बर्स होते हैं। पहला टैक्टिकल बॉम्बर्स और दूसरा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। टैक्टिकल बॉम्बर की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज के लिए सक्षम होते हैं। ज्यादातर इनका इस्तेमाल एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है और ये 2 से लेकर 4 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकते हैं, जो कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से बहुत कम होता है। वर्तमान में सुखोई 30, जैगुआर, राफेल, मिराज जैसे अन्य प्लेन हैं जो कि टैक्टिकल बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। टैक्टिकल बॉम्बर में कई प्रकार के मिसाइल्स और बॉम्ब को कैरी किया जा सकता है, जिसके कारण से ये एयर टू ग्राउंड अटैक करने में भी सक्षम होते हैं। साथ ही साथ ये एयर टू एयर अटैक करने के लिए भी सक्षम होते हैं। टैक्टिकल बॉम्बर का मेन पर्पस एक स्मॉल एरिया को डिस्ट्रॉय करने तक ही सीमित होता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग, कोई ब्रिज, कोई रडार या मिलिट्री बेस कैंप। वहीं पे बात करें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की तो ये एक पूरी सिटी या एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को तबाह करने की कैपेबिलिटीज रखता है। यहाँ तक कि इनसे एक पूरी कंट्री को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी कारण से वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन्स, जर्मन्स और ब्रिटिश द्वारा सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का ही इस्तेमाल किया गया था। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स अपने साथ 35 से 40 टन जितने पेलोड को कैरी कर सकता है।
ये ज्यादा स्पीड से फ्लाई कर सकता है और बेहद ही दूर तक अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। 1982 में अमेरिका का एक B-52 बॉम्बर 14,000 माइल्स की डिस्टेंस कवर करके अमेरिका से बगदाद तक फ्लाई किया था और वहां पर जाकर उसने अपने बॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस पूरे मिशन के दौरान इसने 17 बार एयर रिफ्यूलिंग को भी परफॉर्म किया था। इससे आप ये समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर आज के वक्त में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और यही कारण है कि अमेरिका से लेकर रसिया और चाइना हर कोई इन्हें अपनी फ्लीट पर शामिल करना चाहता है और लगातार इन्हें और भी ज्यादा एडवांस बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इनको और भी ज्यादा फास्ट और स्टेल्थ बनाने पर भी कोशिश की जा रही है। जहां हाल ही पे अमेरिका ने दुनिया का सबसे पहला 6th जनरेशन बॉम्बर B-2 रेडर को अनवील किया, वहीं पे चाइना भी तेजी से अपने खुद के स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर काम कर रहा है। और रिपोर्ट्स की माने तो रसिया भी अपने पागदा प्रोजेक्ट के चलते एक 6th जनरेशन बॉम्बर डेवलप करने के ऊपर काम कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब में इंडिया आखिर कहाँ है, तो आपको बता दें कि इंडिया के पास फिलहाल कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है और ना ही इंडिया किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को डेवलप करने के लिए। वैसे कुछ दिनों पहले ये न्यूज तो आई थी कि इंडिया रसिया के टुपोलेव Tu-140 बॉम्बर्स को परचेज करने पर इंटरेस्टेड है, पर इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। पर चाहे इंडिया ये बॉम्बर ले या ना ले, पर ये बात तो साफ है कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक टैक्टिकल बॉम्बर से ज्यादा खतरनाक होता है और इसीलिए हर देश अपने फ्लीट के अंदर एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को शामिल करना चाहता है। पर इसके साथ ये बात भी साफ है कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अपने आप में ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। पिछले कई सालों में इन बॉम्बर्स द्वारा की गई बॉम्बिंग की वजह से कई हजारों और लाखों मासूमों का घर उजड़ चुका है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं अमेरिका और रसिया द्वारा की गई सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और यूक्रेन पर की गई बॉम्बिंग की बात कर रहा हूँ। और इन बॉम्बिंग के बाद जो भी पिक्चर्स निकल कर सामने आई हैं, उनसे सिर्फ एक ही बात याद आती है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात तो सच है कि ये बॉम्बिंग ऑपरेशन उन देश पे पनप रहे थ्रेट को काउंटर करने के लिए किया गया था, पर यह बात भी सच है कि इन बॉम्बिंग में कई मासूमों की जान गई है, जिनकी बात शायद से कोई नहीं करता। शायद से इसलिए क्योंकि वो अमेरिकन या रशियन या यूक्रेन या इजरायली सिटीजन नहीं है।